नमस्कार, गौरव स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। झारखंड की लड़ाई में जेएमएम कांग्रेस ने बाजी मार ली है, तो महाराष्ट्र में तो गजब ही हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। महायुति ने डबल सेंचुरी मारी है। महायुति महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं सरकार बनाने के साथ साथ अब यह सवाल अहम हो गया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हर किसी की निगाहें मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर टिकी हुई है। सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया कि सीएम पद को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। पहले से तय है कि सीएम के नाम का फैसला तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत होगी और नाम फाइनल होगा। तो महाराष्ट्र में महायुति की जीत और मुख्यमंत्री को लेकर क्या चल रहा है मंथन, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर झारखंड में बीजेपी क्यों हारी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल, महायुति की महाराष्ट्र में बम्पर जीत का क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, इस जीत का क्रेडिट तीनों ही पार्टियों को देना पड़ेगा कि तीनों ने कायदे से चुनाव लड़ा, बड़े संयम तरीके से कोई भी विवाद को मीटिंग के बाहर आने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि गठबंधन होता है तो लोगों के अंदर विवाद नहीं खड़े होते, सीट्स को लेकर के चर्चाएं नहीं होती, लेकिन जिस कोऑर्डिनेशन का जो एक एग्जाम्पल इन लोगों ने पेश किया, ये सब के लिए एक सीख है। आप देखिए, ठीक इसके उलट महाविकास अघाड़ी में अंदर जूते चप्पल चल रहे हैं, मारपीट हो रहा है, बयान देने के लिए आ रहे हैं कि भाई जब तक ये आदमी रहेगा तब तक हम मीटिंग में नहीं आएंगे, इस तरह तमाम तरह की चीजें। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये कहना पड़ेगा कि ये जीत देवेंद्र फडणवीस की जीत है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस हिसाब से चीजों को सुधारा, लोकसभा के चुनाव में ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। शिवसेना को तोड़ के, एनसीपी को तोड़ के, ऐसा कई सारे लोगों को लगने लगा कि शायद महाराष्ट्र की जनता ने ये तोड़ फोड़ की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस रिजल्ट के निकलने के बाद से ही उन तमाम गलतियों को सुधारने में लग गए। सिंगल हैंडेडली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर कोई सामूहिक नेतृत्व की बात चल रही थी कि 4-5 चेहरे जो है मैदान में। सिंगल हैंडेडली देवेंद्र फडणवीस ने ये कैंपेन को लीड किया। और सबसे बड़ी चीज, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, विदर्भ में महायुति का जो परचम लहराया गया है, उसका क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो ये मुख्यमंत्री के रेस में न सिर्फ आगे हैं, ये अकेले हैं। कारण वोटिंग के फौरन बाद मोहन भागवत जी से बातचीत होती है, मीटिंग होती है, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ एक नाम लिया, देवेंद्र फडणवीस का नाम। मतलब क्रिस्टल क्लियर है। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीती। चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, जिसकी सजा महाराष्ट्र की जनता ने आज दी है। उसके बाद उनको पार्टी के द्वारा यह कहा गया कि आप सीएम थे, लेकिन अभी आपको डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, पार्टी के लिए हम ये भी करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी किस तरीके से इमोशनल होकर के उन्होंने ये बातें कही थी लोकसभा के चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में, कि ये है पार्टी, कि जहां बड़े बड़े नेता, उनसे पार्टी ये कहती कि नहीं, हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको जो है अपने ईगो, अपने सारी चीजों को दरकिनार करके पार्टी के लिए
आपको डिप्टी सीएम बनना है और इस शख्स ने एक शब्द नहीं कहा, तब ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा, किसी मराठा को बनाना चाहिए। ये बेकार की चीजें वो चलती नहीं है। देवेंद्र फडणवीस अपने लीडरशिप में ये दूसरा कंटिन्यूअस चुनाव जितवा रहे हैं और इसलिए ही इज द मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीत का क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए और अब तो उनके सीएम बनाने को लेकर मांग भी हो रही है, बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अगर उनके नाम पर सर मोहर लग जाती है तो क्या कोई विवाद पैदा होगा महायुति में? देखिए, महायुति में कोई विवाद नहीं है और न ही इस गठबंधन में विवाद है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे जितने भी अवधारणाएं पहले से थी महाराष्ट्र के अंदर कि मराठा को आगे बढ़ाओ तो मराठा आपके सपोर्ट में आएंगे, या फिर आप ब्राह्मणों के जिम्मेदारी दो तो ब्राह्मण आगे आएंगे, ओबीसी को किसी को ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी को आगे बढ़ाओ, नेतृत्व दो, उससे ओबीसी का वोट मिलेगा। ये सारी अवधारणाएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस बार ये जीत का क्रेडिट एक निगेटिव क्रेडिट भी होता है और वो क्रेडिट तो इन मौलाना वालों ने को ही दिया जाना चाहिए जो बाहर निकल कर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करते नजर आए। इन लोगों को तो लगा कि जैसे ही हम दड़बे से बाहर निकलेंगे वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत बदल जाएगी, मराठा शरद पवार के साथ चले जाएंगे और फिर उधर जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ खड़ी रहती है, ओबीसी और दलित कांग्रेस के कारण चले आएंगे और फिर इसके बाद हम लोग मिलकर इनको जो सपोर्ट करेंगे उससे महाराष्ट्र में सत्ता बदल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो शिवसेना के अंदर विस्फोट हुआ, विद्रोह हुआ, टूटी पार्टी, और उसके बाद जो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कुछ कंफ्यूजन चल रहा था, लग रहा था, कहा जा रहा था कि देखिए अभी अगर नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें मराठाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप उद्धव ठाकरे को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके बदले एक मराठा नेता होना चाहिए और शिवसेना का भी होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर बार बार ये न आरोप लगे कि आप पार्टी को तोड़कर अपना सीएम बना रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी को वही शिवसेना वाली रणनीति जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की हुआ करती थी, जिसमें ये राणे जैसे लोग जो शिवसेना का हुआ करते थे और बाला साहब ठाकरे के पास प्रस्ताव लेकर गए कि देखिए अब हमें ओबीसी की राजनीति भी करनी पड़ेगी, सिर्फ हिंदू हिंदू से बात नहीं चलेगा। उन्होंने सीधे कह दिया अगर इस तरह की राजनीति करनी है, हिंदुओं के अंदर जातीय राजनीति करनी है तो आप दूसरा रास्ता अपना लीजिए। उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये अवधारणा महाराष्ट्र में खत्म कर दी गई है। अब यहां पर क्रेडिट जो दिया गया भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत के लिए, वो क्रेडिट तो वहां के मुद्दे और हिंदुत्व का मुद्दा को लेकर है और उसमें निगेटिव प्रचार जो इन लोगों ने किया, कूद कूद कर बाहर आए, नोमानी चिल्लाते चीखते नजर आए। इन लोगों ने हिंदुओं को एक ताकत दी जो इनकी निगेटिव पब्लिसिटी उनके लिए पॉजिटिव, मतलब उन्होंने जो फतवा जारी किया उसका फायदा महायुति को हो गया। बिल्कुल हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जहां पर इनको बिल्कुल कैद करके रखा जाता है, साइलेंट वोटर बनाया जाता है, वहां पर हिंदुओं को लगता है कि ये सेकुलर लोग हैं और जब यहां सामने में आ गए तो हिंदुओं को भी लगने लगा ये सेकुलरिज्म का ढोंग हमारे लिए ही है, हमें बांटने के लिए है, इसलिए इसके खिलाफ हमें उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो कि सीधे तौर पर हमारी बात कर रहा है और यह महाराष्ट्र में दिखाई पड़ गया। बिल्कुल सर, बात झारखंड की करें तो कहां चूक रह गई, क्या हो गई ऐसी गलती की बीजेपी जीत हासिल नहीं? देखिए 3-4 वजह हैं। एक तो हेमंत सोरेन की जीत की सबसे बड़ी वजह वो महिलाओं को 1000 रुपए का जो चेक मिल रहा था, जो 3-4 किस्तें जो मिली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठी के मुद्दे को उठाया तो जरूर, लेकिन वो
बटेंगे तो कटेंगे जिस मुखर तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में उसको लेकर के गई, यहां बटोगे कटोगे की जगह आपने घुसपैठिए बांग्लादेशियों का मसला को ज्यादा आपने तरजीह दी। तो ये एक जो इम्पैक्ट, जो उस नारे का इम्पैक्ट महाराष्ट्र में दिखा, वैसा इम्पैक्ट झारखंड में नजर नहीं आया। तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये कि आप एक लीडर के खिलाफ अगर कोई चेहरा सामने है, आपको एक चेहरा देना पड़ेगा, देना चाहिए। जैसे अगर उद्धव ठाकरे चेहरा बन गए होते तो ये स्थिति अघाड़ी की नहीं होती। हेमंत सोरेन से लड़ना था तो आपको एक चेहरा सामने रख करके लड़ना था। बाबूलाल मरांडी को अगर आपने पहले से ही घोषित कर दिया होता कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो अंदर खाने, जो ट्राइबल पॉलिटिक्स ये करने में सक्सेसफुल हो गए, वो उसमें एक दिक्कत होती। चौथा जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ गड़बड़ियां हुई है, और उसका भी जो है एनालिसिस पार्टी करेगी ही, और हम लोग भी आप तक पहुंचाएंगे भाई कहां ये चूक हुई। पांचवा, आपने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो मूल्यांकन किया वो कमतर किया। जहां जहां आरजेडी लड़ रही थी, जहां जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई यहां पे तो इन लोगों का कुछ है नहीं, यहां तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग बहुत ही वीक तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि जो हेमंत सोरेन ने जो योजनाएं लगाई, जो उसका जो इम्पैक्ट, उस चक्कर में ये लोग भी जीत जाएंगे। तो ये मुख्य कारण है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वापस जीती है। लेकिन राजीव सर, जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जीत को सहेज के रखना, पार्टी को एकजुट रखना। भले ही हेमंत सोरेन ने जीत हासिल की, हालांकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि वो जीत गए, पार्टी क्या एकजुट रह पाएगी, और बीजेपी से कहां गलती हो गई? देखिए, बीजेपी से तो गलती हुई है और लोगों से गलती हुई है। बीजेपी ने गलती कर दी लोकल में, लोकल जगहों पर जिस तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं उठा पाई, क्योंकि यह परिणाम चौंका देने वाला है। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि झारखंड में ऐसा परिणाम आएगा। बीजेपी ने पहले से भी खराब प्रदर्शन किया है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा सीटें मिली थी, 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, फिर भी जीत गई थी। लेकिन इस बार आजसू भी साथ में, इस बार चंपई सोरेन इनके साथ आए, हेमंत सोरेन को छोड़कर। इस बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी इनके साथ आ गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं सोचना चाहिए कि इन लोगों के आने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा ही प्रभाव पड़ गया? इन लोगों ने अपने तरीके से चुनाव मैनेज करने की कोशिश की और उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और तीसरे तरीके से अगर देखा जाए, वहां पर जो पॉपुलेशन है अलग अलग क्षेत्रों में, घुसपैठ का मुद्दा है, घुसपैठिए का मुद्दा अभी भी वहां चल रहा है। लेकिन क्या वो मुद्दा आदिवासियों के दिमाग में आप फिट कर पाए? क्योंकि वहां पर मुसलमान बड़े चालाक हैं, घुसपैठिए चुपचाप बैठे रहते हैं। जितनी सीटों पर देखिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, ज्यादातर अगर झारखंड और महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र विधानसभा इन मुसलमानों से मुक्त होती जा रही है। एक भी कैंडिडेट इनका नहीं है जो बेहतर प्रदर्शन कर पाया है। एक आध जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन झारखंड में ये जामताड़ा से पाकुड़ा तक हर जगह कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहा है, और कांग्रेस के सारे मुसलमान समर्थक हैं जो इनके पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। पूरा मुस्लिम समुदाय एक हो गया, लेकिन आदिवासी एक नहीं हो पाया। इतने करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि एक बार इनको अपने तरीके से मोड़ना चाहिए, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो संघर्ष करती रही है हमारे राज्य बनाने के लिए, उस हेमंत सोरेन को अब हम सपोर्ट न करें, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। ये नैरेटिव ही क्रिएट नहीं हो पाया। और जो घुसपैठिए थे उन लोगों ने वोट जिहाद ही नहीं किया, नोट जिहाद भी किया। ये जो झारखंड के अंदर चल रहा था, इतनी छापेमारी हुई, हेमंत सोरेन चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि देखिए हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस समय भी ये चर्चा चली थी कि झारखंड में पैसे बांटे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, बाहर से पैसे जा रहे हैं, और ये भोले भाले ये जो लोग हैं जंगलों में
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, उनको पैसे दिए जा रहे हैं डायरेक्ट वोट देने के लिए। और उसके बाद जो मिक्स पॉपुलेशन वहां के शहरों में है, वहां पर लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, और एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती है अपने नैरेटिव के साथ। वोट मांगने के लिए जाना एक अलग बात है। तो ये सारे मामले एक साथ आए और इन कारणों से भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में जो प्रदर्शन की है उस पर इनको फिर से विचार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि वहां का अगला सीएम कौन होगा। चर्चा देवेंद्र फडणवीस को लेकर जबरदस्त है। महाराष्ट्र विधानसभा में बम्पर जीत के बाद यह तय हो गया है कि सीएम तो बीजेपी का ही होगा। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। एकनाथ शिंदे ने भी बयानों से जता दिया कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं रहेगी। तो चुनावी नतीजों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।